ओके सर। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? ट्रांसफार्मर पे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे हमने क्या देख लिया बताओ? यहाँ पे हमने देख लिया कि ये हमारा जो हो रहा है, दिख रहा है सभी को ना स्क्रीन? यस सर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जिस नंबर ऑफ हमारे क्या हो रहे हैं, सब भी आगे। रिकॉइल ज्यादा है। हाँ, नंबर हमारे क्या हो गए, हमारे स्टेप अप में नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न ज्यादा हो रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि ये कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो, जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंस पे भेजना होता है, जहाँ पे मान लो हमने करंट जनरेट किया है, एसी जनरेट, अल्टरनेटिंग करंट, टरबाइन से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, या जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, अब उसे मुझे आपके घर पे भेजना है लीमा। तो वहां से अगर मैंने वायर जोड़ के मैंने सिर्फ करंट को दोहरा दिया ना, तो भैया आधे रास्ते में ही लुल हो जाएगा वो। मतलब आई स्क्वायर आर के टर्म में वो खत्म हो जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आई को हमें कम कर रखना होगा। क्योंकि एच इक्वल टू क्या उसका आई स्क्वायर आर टी होता है। अब आई को कम करने के लिए हमें दिमाग आया कि अरे भाई, मेरे पास तो एक ट्रांसफार्मर है, हम आई को कम कर दो, वोल्टेज को बढ़ा दो, वोल्टेज में तो कोई लॉस नहीं होगा ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये करते हैं। वहां पे बहुत बड़ा स्टेप अप ट्रांसफार्मर रखा, वोल्टेज दी, करंट को, जो वोल्टेज जितना भी जनरेट कर रहे थे उस वोल्टेज को देकर हाई वोल्टेज कर दिया। पावर तो वही रहा, हमारा पावर तो कम नहीं हुआ। पावर बिना चेंज किए ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है। वोल्टेज को बढ़ाए तो करंट क्या हो जाएगा बताओ? पावर को अगर हमने कांस्टेंट रखा और वोल्टेज को हमने बढ़ाया है ना, तो करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बोलो, कम हो जाएगा। और जब करंट कम होगा तो हम कहते हैं ये हाई टेंशन वायर जो जाता है ना, हाई टेंशन वायर, तो बेसिकली यही होता है, यही वायर होता है जो जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो हाई टेंशन वायर के थ्रू, मतलब वहां पे हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है उस वायर में। उसमें करंट ना के बराबर होता है, लेकिन वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए स्पार्क कर रहा होता है। जब चीजें बहुत खतरनाक होती है, टच करते ही वो शॉर्ट लगता है। ठीक है, वट आपका पोटेंशियल उतना नहीं होता जितना उसका पोटेंशियल होता है, आप टच करोगे तुरंत ही आयनाइज्ड हो जाओगे। तो हाई वोल्टेज का मतलब ये होता है बहुत खतरनाक वोल्टेज है। ये नहीं कि करंट दौड़ेगा आपकी बॉडी से, आपको झटका लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाई वोल्टेज मतलब आप टच हुए या दूर से भी थे, चिपक गए जाके, तो खत्म हो जाना है आपको। तो हाई वोल्टेज जब हमने वहां से भेजा, अब हलीमा के पास तो हाई वोल्टेज आ गया, बट इसे तो 220 वोल्ट ही चाहिए। तो वहां पे फिर इसके आसपास में क्या किया जाता है, इसके छत पे, इसके आसपास, गली के आसपास क्या किया गया, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रख दिया गया, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था। उस हाई वोल्टेज को फिर क्या कर देगा वो, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब वोल्टेज को जैसे ही हमने कम किया तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और लॉ लॉ में कितना करते हैं, इस तरह से हम रेशियो रखते हैं ट्रांसफार्मर का कि 220 वोल्ट हो जाए। तो ये दोनों यूज हो जाता है हमारा, जहां पे हम बनाते हैं वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और घर पे जहाँ पे हमें फिर लेना होता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर का एक्चुअल काम क्या है बच्चा, वोल्टेज को भेजना विदाउट चेंजिंग पावर। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए सबको, आगे ना? यस सर। बोलिए। अब देखिए आगे, एनर्जी लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। मैंने कहा था कि आइडियल में कोई लॉस नहीं मानेंगे, बट रियल में कोई ना कोई लॉस होता है। अब वो कितने तरह के लॉस होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक कॉपर लॉस होता है और दूसरा आयरन लॉस होता है। और आयरन लॉस को भी अलग अलग लॉस में बोल देते हैं, ईडी करंट, हिस्टैरिसीस लॉस। तो मैं आपको पहले वन बाय वन दिखा देता हूँ एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉस का मतलब क्या हो गया कि कॉपर लॉस वो होता है जो हीट की वजह से होता है, ड्यू टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉपर वाइंडिंग। जो हम वाइंडिंग करते हैं ना प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में, उसमें जो हीट लॉस होता है, क्योंकि उस कॉइल में भी तो लॉस होगा। और वो कितना होता है, आई स्क्वायर आर टी। टी टाइम होता है, तो रेट ऑफ हीट लॉस कितने पर सेकेंड होता है, एच बाई टी। वो हम आई स्क्वायर आर के टर्म में लिख देते हैं, या एच डॉट के टर्म में भी लिख देते हैं, पर यूनिट टाइम को डॉट के टर्म में भी लिख देते हैं। तो सिंपल से आई स्क्वायर आर का जो लॉस हो रहा है वो हीट फ्लो पर यूनिट टाइम मिलता है। इट कैन बी अवॉइड बाय यूजिंग थिक वायर फॉर बाइंडिंग। इसलिए हम अवॉइड करते हैं बाय यूजिंग थिक वायर फॉर बाइंडिंग। ठीक है। अब देखो फ्लक्स लॉस क्या होता है, जो मैंने आपको ट्रांसफार्मर दिखाया था उसमें क्या बोला था कि इस तरह से ये वाइंडिंग होती है, कॉइल होती है, और यहाँ पे एक वाइंडिंग की होती है, ऐसी ही होती है। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। बट देखो सारा का सारा जाएगा क्या, कुछ ना कुछ तो फ्लक्स लॉसेस हो जाएंगे ना कुछ तो यहाँ रास्ते में ही खो जाते हैं, उसे हम फ्लक्स लॉस बोलते हैं। तो फ्लक्स लॉस क्या होता है, हमारा एक्चुअल ट्रांसफार्मर कपलिंग बिटवीन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं होता है। इसलिए अब सोलेनोइडल ट्रांसफार्मर नहीं बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, टोरोइड लेके बना दिया जाता है। टोरोइड समझ रहे हो ना, जो हम क्लोज लूप में बनाए थे, याद है अलीमा? टोरोइड क्या होता है?
सोलेनोइड को अगर बाइंड कर देते हैं तो टोरॉइड बन जाता है, इसके अंदर टोरॉइडल ट्रांसफार्मर बनाते हैं। इसलिए सोलेनोइडल ट्रांसफार्मर अब ना के बराबर बनता है, पहले जब स्टार्टिंग में बना था तो ये बनाता है, अब किसके भी बनता है, टोरॉइडल बनता है। क्योंकि परफेक्ट कपलिंग नहीं होती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का वेस्ट हो जाता है, और यही मैग्नेटिक फ्लक्स को लीकिंग को क्या कहते हैं, कौन सा लॉस कहते हैं हम, फ्लक्स लॉ। फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लॉस हो गया। क्लियर है बच्चे लोग, ये दो लॉस समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले यस लीजिए सर। जल्दी से। अब आ जाइए आयरन लॉस पे। आयरन लॉस जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपके घर में आपने कितना लोड ले रखा है। आप जितना ज्यादा लोड लोगे भैया उतना ज्यादा ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ेगा। और गर्मी के दिनों में पता चला कि आपने 10-10 एसी चला दी है, सारे लोग एसी चला के एकदम, और पता नहीं क्या क्या चला रखे हैं, तो पता चला रात में ट्रांसफार्मर ही उड़ गया, 2 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आ रही है, एक नाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं। वो बेसिकली आयरन लॉस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, आयरन लॉस। आयरन लॉस होता है ईडी करंट लॉसेस। ये दो तरह के होते हैं। जब मेटल में जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा होता है और जो मेटेलिक स्ट्रिप ले रहते हैं आयरन का, उस पर ईडी करंट हो रहा होगा। अब ईडी करंट को कम करने के लिए हमने स्ट्रिप फॉर्म में लिया, बट कुछ ना कुछ तो स्ट्रिप बन ही रहा होगा। तो कह रहा है व्हेन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द आयरन कोर मटेरियल पे, सरफेस पे, तो ईडी करंट वहां पे सेटअप हो जाता है, और जो हीट प्रोड्यूस करता है और हीट के फॉर्म में लॉस होता है। ईडी करंट आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर सॉलिड आयरन ब्लॉक, बिकॉज ब्लॉक लेके हम यूज करते हैं, बिकॉज लिमिटेड कोर आर ईडी करंट आर कन्फाइंड विद द लेमिनेशन। तो रोक देता है, जितना थिन होगा उतना कम होगा, उतने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो सरफेस पे घूमेंगे, जितना ज्यादा थिक होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो सरफेस पे घूमेंगे। 5 मीटर का अगर कोई आयरन रॉड है, सरफेस है, तो उस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। उसको कट कर दें मैंने स्लिट्स में, बहुत सारे छोटे छोटे स्लिट्स में, तो अब उसके पास जो स्लिट्स हैं उसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो वो कम घूमेंगे, ईडी करंट क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ईडी करंट लॉसेस जो होता है वो कम हो जाता है। अदर वर्ड, पाथ ऑफ ब्रोकन इंस्टेड ऑफ द कंटिन्यूअस वन। पाथ को हम ब्रेक कर देते हैं, कंटिन्यूअस पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन घूमने की बजाय हमने क्या करते हैं, उसके पाथ को ब्रेक कर दिया है। इसलिए ईडी करंट को लॉस के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिक के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस होता है कि एक बार मान लो मैग्नेटाइज करा, एक बार डीमैग्नेटाइज किया, कोई भी मटेरियल जो होता है, ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस, सॉलिड कोर है, तो एक बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज तो वो हीट अप हो जाता है, उसकी वजह से भी कुछ लॉसेस होते हैं। ठीक है, साइकिल्स जो ओवर हो जाता है, बार बार ऑन करना ऑफ करना, उससे भी जो लॉसेस होते हैं उसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। और भी कई तरह के होते हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट क्या था, हमारे पास 3 लॉसेस आते हैं जो हमें रखना, फ्लक्स लीकेज, दूसरा कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉस किसका होता है, बाइंडिंग कॉइल की वजह से, जो रेजिस्टेंस की वजह से होता है, और तीसरा क्या होता है हमारा, आयरन लॉसेस। आयरन आयरन लॉसेस लॉसेस। क्या होता है हमारा, ईडी करंट की वजह से होता है। ईडी करंट या जो लीकेज हो जाता है फ्लक्स, उसकी वजह से होता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस की वजह से। ठीक है, और ये जो है हमारा फोर्थ वाला लॉसेस ड्यू टू वायरेशन ऑफ द कोर, ये सब हमें नहीं उतना पूछा जाता है कभी, बट फिर भी मैं देखा, सम इलेक्ट्रिक एनर्जी इज लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द कोर। वाइब्रेट करता है, हिलता है, कुछ ना कुछ ऐसा होते हैं, साउंड आते हैं, तो वो सब लॉसेस को बोला जा रहा है कि वो भी एक तरह का लॉसेस है। जो साउंड निकल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ट्रांसफार्मर में भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड नहीं आना चाहिए, बट वहां पे भी कुछ ना कुछ साउंड, वाइब्रेशन की साउंड सुनाई देती है। तो वो जो मैकेनिकल लॉस हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, उसको कूलिंग करने के लिए उसके अंदर ऑयल डाला जाता है, तो वो सारे लॉसेस को अनदर लॉस में लिया जाता है। बट फिर भी जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसमें सबसे बेस्ट डिवाइस कौन माना जाता है, ट्रांसफार्मर को, क्योंकि इसमें जो इसकी एक्यूरेसी है वो 99.99% होती है। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा एसी जनरेटर, इसके साथ ही एसी कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट इसे भी देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, करा ही देता हूँ। देखो एसी जनरेटर क्या है हमारा, कि सिंपल सा इस तरह से दो हम कोड ले लेते हैं बेसिकली। इस तरह से हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हॉर्सशू मैग्नेट की तरह 2 मैग्नेट ले लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये इस तरह से देखो, दिख रहा है कर में, 3D में आपको दिख रहा होगा। ये इस तरह से हम 2 पोल मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल। 3D में मैंने नहीं बनाया, यहाँ बना ही है। और यहाँ पे एक कॉइल को रख देते हैं, करंट कैरिंग कॉइल को। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल नहीं, यहाँ पे एक ब्रूस ले लेते हैं। और यहाँ से हमारा स्विच लगा होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा होता है, जो भी है ये लगा होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैकेनिकली हम इसको रोटेट कराते हैं, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन दे देते हैं। ये हमारा क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ रोटेशन हो रहा है। तो देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे देखो नॉर्थ से साउथ ले लिया गया, तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कैसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी। इस डायग्राम में दिख रहा है सबको, हलीमा,
और मैकेनिकल Yes, sir. एनर्जी लगा के आप क्या कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी लगा के ये एक्सेस ऑफ रोटेशन जो नीचे, तो और ले आता हूँ मैं, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसे रोटेट करा रहे हैं, जैसे फ्यूल डाल दिया, किसी भी तरह से रोटेट करा रहे हो आप। जब रोटेट कर रहे हो किसी कॉइल को मैग्नेटिक में, तो ओरिएंटेशन चेंज होगा, और ओरिएंटेशन चेंज होगा तो देखो क्या हो रहा होगा, तो ओरिएंटेशन चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब फ्लक्स चेंज होगा, जब हम रोटेट करा रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, इंड्यूस करंट हमारा प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से लोड में हमें बाहर करंट मिल जाता है। अब ये स्लिट रिंग जो होता है, ये स्लिट रिंग कहलाता है। हाफ साइकिल के बाद ऑटोमेटिक ये इधर आ जाता है, ये इधर चला जाता है, इस तरह से ये अरेंजमेंट कर लिया जाता है। एनसीईआरटी में दे दिया गया है आपको। इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं और इसके वर्किंग को देख लेते हैं। देखिए जल्दी से, एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सा है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट करिंग लॉयल कॉइल को अगर रोटेट करा रहे हैं, तो वहां पे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे करते हैं, मैग्नेटिक मैग्नेट ले लेते हैं जिसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है। एक आर्मेचर ऑफ द कॉइल जो फिक्स होता है, जो रोटेट होता है, उसको आर्मेचर बोलते हैं। स्लिप रिंग जिसको बोलते हैं R1 R2, ले लेते हैं, और लोड ले लेते हैं जो बाहर एक्सटर्नल सर्किट पे अटैच होता है, ठीक है बच्चा। अब इसको क्या करना होता है, इसके वर्किंग क्या होती है, आर्मेचर को हम रोटेट कराते हैं इस तरह से। आर्मेचर को जब आप रोटेट करते हो, पी क्यू गोज डाउन एंड आर एस आप, इस तरह से आता है कि डायग्राम में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता है, और यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाता है। करंट का डायरेक्शन फिर हम दूसरे पे देखते हैं, दूसरे कॉइल में देखेंगे, तो वहां पे भी ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट इंड्यूस हो जाता है। देयरफॉर वहां पे कैसे कितना होता है वो मैथमेटिकल फॉर्म अब हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा डायग्राम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। तो इनिशियल मान लो, इनिशियल उसके पास जो फ्लक्स थी, इनिशियल फ्लक्स जो थी वो कितनी थी हलीमा, फाइव इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, किसी एंगल पे टी टाइम पे ये हमारा हो रहा होगा, टी इज द टाइम एंगुलर वेलोसिटी। अब थीटा को आप क्या लिख सकते हो, देखो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन ओमेगा टी। तो थीटा टी। इक्वल टू ओमेगा टी, इसकी वैल्यू पुट कर दो, और फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी फाइव अपॉन डी टी, देखो फाइव हमें मिल गया। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। बेसिकली हमें ई तो निकालना था। जब ई इक्वल टू डी फाइव यस करोगे, सर, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस का माइनस डिफरेंशिएशन साइन। माइनस साइन। और ओमेगा टी है तो साथ साथ एक ओमेगा भी आ जाता है। मैं करके दिखाऊं क्या, समझ रहे हो ना ओमेगा कैसे आया नहीं, हलीमा, यस हलीमा। सर, ओमेगा टी था तो Yes, sir. कॉस का साइन ओमेगा टी हो गया, और साथ साथ ओमेगा भी आ गया चैन रूल लग के, और यहाँ माइनस बाहर आ गया। तो अब यहाँ पे माइनस डी वाई बाई डी टी करोगे तो प्लस हो जाएगा, और आपको ये इक्वेशन मिल गया। ये क्या हो गया हमारा, इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, जिसको हम रोटेट कर रहे हैं कितने वेलोसिटी से, ओमेगा वेलोसिटी से। कितने वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, ओमेगा वेलोसिटी से जिसको रोटेट कर रहे हैं, तो उसमें इंड्यूस टी टाइम बाद इतना हो जाएगा। अब इससे एक स्टैंडर्ड देखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो आप इस पूरे को एक कांस्टेंट मान लेते हो, दैट इज नोन एज द ई नॉट। और इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। इसको एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, क्योंकि ये साइन थीटा क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, और मिनिमम कब हो जाएगा, 0। तो ई की मैक्सिमम वैल्यू ई नोट कब हो जाएगी, एन बी ए ओमेगा। तो ये ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी हो गई हमारी। हलीमा समझ में आ रहा है। और इसका ग्राफ अगर देखोगे तो आपको ई इक्वल टू ई नोट जो साइन ओमेगा टी मिल रहा है बच्चा, वो कैसा मिल रहा है, तो सिंपल सा जो हमारा साइनोसॉइडल वेव होता है, एसी वेव होता है, तो वैसे ही हमारा ये भी मिल जाएगा। और यहाँ से फिर जब हमें ई मिल गया, तो अगर करंट पूछा जाए तो हम करंट भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा ई इक्वल टू ई नोट का, और आपका यहाँ से करंट भी ड्रॉ हो सकता है। तो ये हमारा यहाँ तक जो था वो हमारा एसी जनरेटर था, और यहाँ तक आपकी टॉपिक द एंड होती है, एंड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ तक हमने एसी का कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हाफ 10-15 मिनट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका आधा पार्ट उठ गया है, आप लोग पढ़ के आना, सिर्फ प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज है। तो पीडीएफ के थ्रू मैं प्रॉपर्टीज बोल दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप नोट अपना बना लेना कॉपी में। जो भी चीज पढ़ाता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट बना लिया करो, जो लिखता हूँ उसे भी साथ में, ठीक है। और अगर नहीं ले पाओ तो मुझे बता दिया करो, सर रुक जाइए 1 मिनट 2 मिनट, आगे पीछे जो भी है, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग करेंगे वो हम लोग ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो एक काम करना है, आज 10-15 मिनट का हमें जो बचा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो करेंगे, और फिर हम ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वेडनेसडे को क्लास होगी, शेड्यूल मैं भेज दूंगा, जिस टाइम भेजूंगा उस टाइम आप लोग आ जाएंगे। ओके अलीमा, Yes, sir. यस हमने ये माना कि आपका फर्स्ट बुक हो गया है, घर पे अच्छे से रिवीजन करो। ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, डू इट फर्स्ट, मतलब टारगेट ये रखना है कि ये ऑप्टिक्स
जो थोड़ा सा बड़ा है जल्दी से कंप्लीट करेंगे, और फिर हमारे पास जो होगा मॉडर्न और सेमीकंडक्टर्स। तो सिलेबस हम जल्दी से कंप्लीट एक बार कर लें कि फिर बाद में आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस और बोर्ड लेवल की चीजें डिस्कशन आपके साथ हो पाए, आप कर पाओ और घर पे प्रैक्टिस कर पाओ। एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, होना है नहीं होना है क्या होगा, आप अपना पढ़ाई करो, फोकस करो पढ़ाई पे, क्या होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता। तो चुपचाप पढ़ाई करना है, बोर्ड होगा नहीं होगा कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। किसी के बारे में परेशान नहीं होना कि 10th का नहीं हुआ, पता नहीं 12th भी कैंसिल हुआ, ऐसा कुछ नहीं होना है। 12th होना है, अगर 12th कैंसिल होगा तो 12th के मार्क्स जेई में भी लगते हैं, पता है ना। ठीक है, वहां कैसे लगाएंगे, पूरा प्लेटफॉर्म ही चेंज हो जाएगा, फिर सारी चीजें परेशानी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना है, वहां नीट में भी एनटीए में भी कंसिडर किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना है, आज हो कल हो, होना है तो आप अपना चिल्ड मार के तैयारी करो, जब भी हो सकता है एक्सटेंड हो, प्रोस्पोन्ड हो जाए, आगे हो, बट होना है एग्जाम। ठीक है, और ऑन टाइम भी हो सकता है, तो अपना अपने हिसाब से अपना तैयार कर लो आप। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी को कुछ पूछना है, सादिया? नो सर। चलिए ठीक है फिर, ओके अनस। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है सर। ठीक। सर PDF सेंड कर दीजिएगा थैंक प्लीज। यू।